हेलो एवरीवन। भारत में मानसून आते ही कई पहलू यहाँ पे चर्चा का विषय बन जाते हैं। किसी को पहली बारिश में भीगने से लेकर के किसानों के लिए यहाँ पर अच्छी फसल के उत्पादन से लेकर के आरबीआई सरकार के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से लेकर जीडीपी की ग्रोथ से, द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने से सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने तक मानसून एक अहम कारक होता है। लेकिन आज हम यहाँ पे मानसून के एक और पहलू को पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको पता है, भारत एक समय नंबर 1 इकोनॉमी था, जिसे हम कहते हैं सोने की चिड़िया था। लेकिन इसी मानसून के कारण देखा जाए तो भारत एक गुलाम देश बन गया और कंगाल भी हो गया। आज हम यहाँ पर इसी पहलू का आकलन करने जाते हैं कि मानसून भारत के लिए यहाँ पर कितना अहम है और भारत कैसे एक नंबर 1 इकोनॉमी से आपको कंगाल देश बन गया और भारत की जीडीपी ग्रोथ में आज यहाँ पर भी मानसून का कितना असर होता है। आपकी थाली पर यानी कि यहाँ पर देखा जाए भोजन और आपके रहन सहन पर भी मानसून का कितना असर पड़ता है, इसको समझने के लिए हम मानसून के अलग अलग पहलुओं का यहाँ पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पे समझते हैं कि भारत एक नंबर 1 इकोनॉमी कब था और उसके पश्चात ये गुलाम कैसे बन गया अंग्रेजों का। देखिए, मानसून के कारण ही देखा जाए तो भारत इस समय दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हुआ करता था। और इसके बारे में आपने एक कथानक सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था प्राचीन काल में। तो मानसूनी जो हवाएं होती हैं वो देखें, जैसे आप सभी को पता है कि अरब सागर से बहती हुई भारत के दक्षिण पश्चिम तट तक यानी कि मालाबार तट पर यहाँ पर आपको टकराती हैं और इसी से एक साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पर आपको डेवलप होता है, या साउथ वेस्ट इसे मानसून ही हम कहते हैं। और इसी के कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में अच्छी खासी वर्षा होती है, बारिश होती है। मानसून अगर देखें, तेज गर्मी से भारत का यहाँ पर ऐसा होता है कि तमिलनाडु और केरल के तरह तरह के मसाले और गुजरात और महाराष्ट्र में देखा है कपास की खेती होती है। यानी कि मानसून का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पे कैसा पड़ता है, उससे वहाँ पर उस क्षेत्र में होने वाली उपज और फसल पर प्रभाव पड़ता है। और इसी मानसून के कारण आपको गर्मी इत्यादि कारण आपको दक्षिण भारत देखा जाए तो मसालों का कह सकते हैं कि दक्षिण भारत जो फेमस है, आपको चाहे केरला हो और वहाँ पर देखा जाए तो मसालों के लिए फेमस है, न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड स्तर पर। पहली सदी में हम देखें, तीसापुर में अलेक्जेंड्रिया का हिप्पोलस नाम के एक नाविक ने इन्हीं हवाओं को ट्रैक किया और भारत के मौसम के बारे में उसने यहाँ पर पता लगाया था। सबसे पहली बार इस तरह की घटना यहाँ पे देखने को मिली। इस खोज के बाद अगर हम देखें तो कई अन्य चीजें फिर डेवलप होना शुरू हुई, जिसमें एक प्रमुख चीज रही कि अरब और यूरोप से भारत के बीच समुद्री कारोबार होने लगा और इसके लिए बारबरिकम, भरूच, अरिकामेडु, मुजरिस और कावेरीपट्टनम जैसे बंदरगाह व्यापार के केंद्र बने और इस व्यापार में भारत और विदेशियों के बीच मसाले, कपास, सोना, चांदी इत्यादि का विनिमय होना शुरू हुआ। तो एक तरीके से भारत जो है अपने मसालों को निर्यात करता था अरब और यहाँ पे यूरोपीय देशों को, और उसके बदले यहाँ पे सोने चांदी इत्यादि यहाँ पर उसके यहाँ पे आए। सोने चांदी धीरे धीरे जितना ज्यादा भारत में भंडारित होता गया और भारत एक बेहतरीन कह सकते हैं वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी यहाँ पर बनता चला गया। यानी तरीके से देखें तो भारत का जो मानसून था उसने भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के व्यापार को बढ़ावा देने में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वहां पर आप देख सकते हैं ये जो बारीबरिकम, भरूच, मुजरिस, कावेरीपट्टनम और अरिकामेडु, ये जो हैं आपके एरिया जो हैं एक बंदरगाह हुआ करते थे प्राचीन में। और प्रायद्वीप से यहाँ पे देखें, अरब प्रायद्वीप से और यूरोप से होते हुए लोग यहाँ पे आते और व्यापार करते थे भारतीय मसालों का। अब यहाँ पे देखें, एक पुस्तक आपको देखने को मिलती है भूगोल की, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, और इस बुक के मुताबिक अगर हम देखें कहा जाता है कि मानसूनी हवाओं की खोज के बाद रोमन साम्राज्य और अरब देशों के अलावा अफ्रीका से भी भारत का कारोबार आपको तेजी से बढ़ना यहां पर शुरू हो गया था। मानसून के कारण ही देखा जाए तो इस कारोबार और खेती की वजह से तीसरी सदी ईसा पूर्व में भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन गया था। तो कब बन गया था? ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में ही हम यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके थे। 16वीं सदी के आते आते दुनिया की जीडीपी भारत के हिस्से एक चौथाई यानी कि 25.1% तक हो गया था। यानी 16वीं सदी तक हमारी जो जीडीपी में योगदान था वर्ल्ड इकोनॉमी में देखा है 25% था। एक बहुत लंबे समय तक हम यहाँ पर एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखे गए। लेकिन इसी मानसून ने भारत को आगे चल करके गुलाम बना दिया। कैसे बनाया, अब उसको समझते हैं। देखिए, जैसे हमने देखा है कि यूरोपीय व्यापारी इन्हीं मानसूनी हवाओं के कारण भारत की तरफ आए और इसी मानसूनी हवाओं और व्यापार को यहाँ पे ध्यान रखकर धीरे धीरे अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी भी भारत आते हैं। तो मानसूनी हवाओं के चलते भारत तक पहुंचे थे अंग्रेज और उन्होंने भारत को बनाया गुलाम। कैसे?
तो देखिए, मसालों का राजा आप सभी जानते हैं, ब्लैक गोल्ड कही जाने वाली काली मिर्च की पैदावार के लिए यहां पर देखा है तो अच्छी खासी गर्मी चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और खूब पानी की भी जरूरत यहां पर होती है। और इसके लिए सबसे मुफीद जगह अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट देखा जाए, इन तीनों के लिए यहां पर आपको खरा उतरता है। और दक्षिण पश्चिम हवाएं उसके लिए यहां पर सबसे बेहतर। यूरोपीय लोगों को काली मिर्च और भारतीय मसाले इतने पसंद आए कि कारोबारी उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे। इधर 15वीं सदी तक यूरोप के देश भूमध्य सागर पर रोम की यहां पर मोनोपोली से भी धीरे धीरे तंग आने लगा था। यानी यूरोप में जो व्यवस्था थी वो यहां पर आपको अलग ही राजनीतिक व्यवस्था बन रही थी। इसके कारण ही जो यूरोप में देखा जाए जो रोमन थे, उनकी मोनोपोली को खत्म करने के लिए जो लोग रोम के साथ व्यापार या यूरोप में वहां पर नहीं जाना चाहते थे, वो दूसरे क्षेत्रों की खोज में निकल पड़े। अब इसमें देखें तो इसी बीच आपको पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी ने नए रूट की खोज के लिए शिप बिल्डिंग प्रोग्राम को यहां पर शुरू किया था। आपको पता हो सबसे पहले पुर्तगाली ही देखा जाए तो भारत में 1498 में आते हैं। वास्को डी गामा इस काम के लिए चुना गया और 1497 से 8 महीने का सफर करके 20 मई 1498 को केरल के कालीकट यहां पे बंदरगाह पर पहुंच जाता है। अब भाई अगर एक आया है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक के पीछे एक व्यक्ति अगर गया कमा करके, जैसे होता नहीं गांव में अगर आप कोई व्यक्ति बाहर जाता है और अच्छा खासा पैसा कमा के आता है तो गांव के लोगों को भी लगता है यार इसका मैं भी साथ जाता हूं, मैं भी काम करके आऊंगा, मैं भी अच्छा पैसा कमाऊंगा। तो एक के पीछे एक लोग जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही हुआ। अब यहां पे देखिए पुर्तगाल से व्यक्ति चला और भारत के कालीकट के बंदरगाह तक यहां पे वास्को डी गामा पहुंच जाता है इस रूट के माध्यम से। अब ये जब वापस जाता है अच्छा खासा धन लेके जाता है। 3 महीने बाद वास्को डी गामा अपने साथ काली मिर्च लेकर पुर्तगाल वापस गया और करीब 60 गुना मुनाफे पर इसको बेच देता है। इसके बाद डच और अंग्रेज भी यहाँ पे भारत आने लगते हैं। यानी कि इतना मुनाफा, 60 गुना मुनाफा वो कमाता है। अब एक ने देखा कि भाई इतना मुनाफा कैसे मिल रहा है, तो एक के पीछे एक आने की एक प्रवृत्ति बनी। 15वीं सदी में देखें इन्हीं मसालों के कारोबार के बहाने पुर्तगालियों ने, फिर 17वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत को यहाँ पे गुलाम बनाया। और जैसा आप सबको पता है कि पहले पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, आपको डेनिश आते हैं, अंग्रेज आते हैं। ये एक एक करके भारत पर अपनी अपनी फैक्ट्रियां, कोठी बनाते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं, फिर एक एक करके अपने सभी को यहाँ पर अंग्रेज हरा कर बाहर निकालते हैं, भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं, एक एक करके साम्राज्यों खत्म करते हैं, हड़पते हैं और भारत को यहाँ पर गुलाम बनाते हैं। और करीब 200 सालों तक शासन करने के पश्चात पूरी तरीके से लूट खसोट करके भारत को यहाँ पर एक जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, गुलाम बनाकर उसे यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से कंगाल बना दिया। अब इसके बाद देखा जाए, अब इसी कारण से इसके कई अलग पहलू हैं। ये तो हमने देखा कि भारत एक नंबर इकोनॉमी से गुलाम कैसे बना, लेकिन क्या आज की अर्थव्यवस्था में देखें, अंग्रेज वापस चले जाते हैं, भारत फिर से धीरे धीरे आपको अपनी मानसून के सहारे कृषि को आधार बना के अपनी अर्थव्यवस्था को ऋण प्रदान करता है, नई पॉलिसीज बनाता है, सरकार यहाँ पे गवर्नमेंट आती हैं और यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, इंडस्ट्री को लेकर आते हैं, स्किल्ड लोग डेवलप होते हैं। और आज हम देखा जाए एक बार फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, परचेसिंग पावर के आधार पर 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। लेकिन आज भी देखा जाए तो मानसून का इम्पैक्ट हमको किसी न किसी रूप से प्रभावित करता रहता है। तो चलिए समझते हैं कि मानसून का प्रभाव इकोनॉमी, आईआर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ, अर्थव्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों से लेकर पर्यावरण तक किस तरीके से ये प्रभावित करता है। तो मानसून के कारण देखें घटते बढ़ते आपके खाने पीने की जो थाली है, जो सामान है, उस पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? देखिए, अच्छा मानसून आता है तो फसल अच्छी होती है, फसल ज्यादा होती है तो आपको क्या होगा कि आपके थाली यानी कि अच्छी कम मात्रा में आपको ज्यादा चीजें मिल जाएंगी और आपको सस्ता रहता है, इन्फ्लेशन नहीं रहता है। तो भारत की देखें लगभग 50% आबादी आज भी कृषि पर यहाँ पर निर्भर है, एक बड़ा रोजगार भी अभी यह सेक्टर है। भारत में होने वाली कृषि काफी हद तक मानसून पर देखा जाए तो निर्भर करती है। जून से सितंबर तक रहने वाले साउथ वेस्ट मानसून से भारत की 75% पानी की आपूर्ति होती है और आधे से ज्यादा फसलों की सिंचाई का जो बड़ा साधन है वो भी देखा जाए तो आपका मानसून है। इसके अलावा देखा जाए तो रबी और खरीफ की फसलों के लिए, रबी और खरीफ की फसलों की कटाई बुआई मानसून पर टिकी है। खरीफ की फसल में देखा है चावल है, सोयाबीन है, कपास है, दालें हैं, इनमें आपको देखा है ज्यादा पानी इनको चाहिए होता है और इसी कारण इनकी बुआई देखा जाए तो मानसून की शुरुआत में होती है। जैसे इस समय देखा जाए मानसून आपको चल रहा है, मानसून हर जगह पूरे भारत में अब तक फैल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की फसलें ली जा रही हैं, इनको पानी अच्छा खासा चाहिए होता है। अच्छी बारिश से देखा जाए भारत में कृषि उत्पादन आपको बेहतर हो जाता है और अगर मानसून खराब हो गया, सूखा पड़ गया तो क्या होता है,
उत्पादन आपका कमजोर होगा, खाद्य पदार्थों की मांग ज्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी और खाने पीने के दाम के जो उत्पाद होंगे वो महंगे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो थाली का खाना है वो कितना किफायती होगा या कितना महंगा होगा, डिपेंड करेगा कि इस साल का मानसून कैसा रहेगा। इसी तरीके से देखें, गेहूं को लेकर के ही प्राइस का आप आकलन भी, इसमें गेहूं के दाम कितने यहां पर बढ़ गए उसको भी आप देख लीजिए और मानसून का इस पे इंपैक्ट कैसे पड़ता है। 7 साल में गेहूं के होलसेल प्राइस पर मानसून का कितना असर पड़ा है, ग्राफ के माध्यम से समझिएगा। 2017 में देखिए गेहूं के दाम में जो वृद्धि हुई थी 1.29% हुई, अगले साल 3.62%, उसके अगले साल यहाँ पे 7.55% हुई। यहाँ जब मानसून आपके कमजोर स्थिति है, यहाँ पे देखा जाए सूखे की स्थिति आपको 2019 में देखने को मिली थी और जहाँ पे आपको उत्पादन बहुत गिर गया था और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था। उसके बाद अच्छा मानसून रहा, फिर आपको कोविड इंपैक्ट आपको पड़ गया 2020-21 में, जिसके कारण यहाँ पर देखा जाए मांग ज्यादा थी नहीं, इसके कारण आपको यहाँ पर इसमें ज्यादा आपको इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलता है। 2022 में देखा एक बार फिर से यहाँ पर सूखा पड़ गया और यहाँ पे 14% आपको देखा है फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला। 2022 में देखा, 23 में देखा है तो थोड़ा सा आपको कुछ जगह सूखा रहा, कुछ जगह आपको मानसून अच्छा रहा, तो फिर भी आपको देखा 8% की यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन देखने को मिली। लेकिन अब 2024 में अगर हम देखें मानसून अब कैसा रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि गेहूं के प्राइस में यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये देखिए, जब मानसून जैसा रहता है उसी हिसाब से यहाँ पे गेहूं के प्राइस कितना बढ़ा घटा, एमएसपी कैसी रही, वो आपको डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर कम बारिश का मतलब है तो सीधा क्या होता है, कम बारिश हुई तो दाम बढ़ने वाले, इसका सीधा सा एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और 2019 में हमने देखा मानसून सीजन में औसत 33% कम बारिश हुई थी और होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा है, थोक बाजार में गेहूं का दाम करीब 7.5% आपको बढ़ गए। 2018 में आधे से भी कम यानी कि 3% के आसपास यहां पर ये ग्रोथ देखने को मिली। 2022 में हम देखें तो देश में कई हिस्सों में जरूरत से कम बारिश हुई। 2021 में जहां पर गेहूं दाम घटे, वहीं 2022 में यहां पे 14% बढ़ गए। तो ये आपको ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपका मानसून इंपैक्ट डालता है, बढ़ेगा तो घटेगा तो, मानसून अच्छी रहेगी तो, और यहाँ पर आपको मानसून खराब रही तो उसका असर पड़ता है। अब इसी तरीके से अब जीडीपी की हालत कितनी खराब हो सकती है, ये तो हमने देखा फसलों को लेकर, उत्पादन को लेकर, इन्फ्लेशन इत्यादि, यहां पर आपको कैसे काम, जीडीपी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो समझिएगा। एक अच्छा मानसून, देखिए इकोनॉमी सर्वे आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी सर्वे 2022-23 का अगर आप देखें उसमें कहा गया था कि भारत की 65% आबादी जो गांव में अभी भी निवास करती है, देश की 47% आबादी कृषि पर निर्भर है और आरबीआई के मुताबिक भारत की जीडीपी का करीब 15% भाग जो है अभी भी हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो एक बड़ा हिस्सा, करीब 50% हमारा हिस्सा जो है वो कृषि पर डिपेंड है और जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है ये। अगर जब बारिश यहाँ पे अच्छी होती है, कृषि उत्पादन बढ़ता है और इससे किसानों और ग्रामीणों की आबादी खर्च करने की क्षमता भी यहाँ पर देखा जाए आपको अच्छी रहेगी। लेकिन अगर बारिश कमजोर होती है तो फसल अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो किसानों को अच्छा मुनाफा नहीं होगा, उनको शायद उपज का भी हिस्सा न मिल पाए और इससे उनकी खर्च की क्षमता आपको कम हो जाती है और खर्च की क्षमता कम होने से, परचेजिंग पावर कम होने से तो गरीबी की समस्या भी बढ़ती है, आपको ऋण इत्यादि समस्या होती हैं, किसानों की आत्महत्या के मामले भी बढ़ते हैं और इससे जीडीपी की परचेजिंग पावर और वहां पे ग्रोथ भी आपको नकारात्मक होती है। तो ऐसे में क्या होगा, किसानों का खर्च सीमित हो जाएगा, ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर खर्च करने की बजाय जरूरत की चीजों पर वो यहाँ पर खर्च करेंगे। इससे ऑटोमोबाइल और एमएफजीसी जैसे अन्य सेक्टर पर यहां पर असर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये आपको खरीद क्षमता कम होने से, बिक्री कम होने से वो उद्योग भी आपको मंदी के दौर पे आते हैं और मार्केट में एक मंदी का असर आपको देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से मानसून का असर एग्रीकल्चर से होते हुए आपको अदर सेक्टर्स पर पड़ता है, उनकी मंदी का भी कारण आपको बन सकता है। इसी तरीके से अब इसी के अगर उल्टा हो जाए, यदि मानसून यहां पे अच्छा आ जाए तो दूसरा इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई देता है कि अधिक बारिश से आपको बाढ़ और भूस्खलन की अगर समस्या हो गई तो उससे जनहानि होती है। साथ ही देखा जाए संसाधनों को नुकसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म में होने वाली आय पर यहां पर देखा जाए तो निगेटिव इंपैक्ट आपको पड़ता है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक भारत की जीडीपी में टूरिज्म का 6% हिस्सा है। ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन जीडीपी का 9% भागीदारी है। यानी कि सामान्य है तो ठीक है, अच्छी बारिश का मतलब ये नहीं कि इतना ज्यादा आप इकट्ठा कर दो कि यहाँ पे सब जगह बाढ़ आ जाए,
लोग डूबने लग जाएं, उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया जाए, ठीक है, तो वो समस्या नहीं होनी चाहिए। मानसून इतना अच्छा रहना चाहिए कि भाई ज़रूरत के हिसाब से पानी होनी चाहिए। ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो आपको अलग सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा हो गया तो दूसरे सेक्टर यहाँ पर प्रभावित पड़ेंगे, और इस तरीके से आपको जीडीपी का खेल बिगड़ना ही होता है। अब यहाँ पे आप देखें खराब मानसून के कारण अलग अलग सेक्टर जो जीडीपी की जो ग्रोथ रही है वो कितनी यहाँ पे प्रभावित होती है। 2017 में जीडीपी ग्रोथ 6.8, 18 में 6.4, सूखा पड़ गया 2019 3.8, कोविड के सीजन में देखें तो -5.8, उसके बाद 2021 में देखें तो 9%, और 2022 में देखें फिर सूखा पड़ गया तो 7%, और 2023 में यहाँ पर देखा जाए तो 7.2%। तो ये अलग अलग समय में आपके जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पर आपको डिपेंड्स करती हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा क्या मिला आपको। खराब मानसून देखो कितना आपको प्रभावित करता है, फाइंडिंग्स क्या रही। देखिए ग्राफ में हमने जो यहाँ पे देखा कि मानसून जो है वो आपकी फूड इन्फ्लेशन में इंपैक्ट देखने को मिलता है, जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर आपको खराब देखने को मिलता है। मानसून के कारण 2018 में 4% की ग्रोथ बढ़ी और जीडीपी 2019 में यहाँ पे देखा जाए 3.8% तक पिछड़ भी गई। इसके अलावा 2020 में देखें जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे माइनस तक आपको चली गई, और इस कारण कोविड महामारी थी। 2021 में रिकवरी हुई, लेकिन 2022 में फिर खराब मानसून कारण ये 7% पर धकेल गई। तो एक तरीके से अच्छा और खराब मानसून आपकी जीडीपी को बुरी तरीके से प्रभावित करता है, और ये नेगेटिव तक भी आपको कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए कई बार ये मानसून देश की सियासी यानी कि राजनीतिक स्तर को भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है वो समझिएगा। देखिए यहाँ पे देश के दो राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभाजन को समझते हैं, जो मानसून का एक इम्पैक्ट उन पे पड़ता है। देखिए मानसून जो है भारत में सरकार सियासी समीकरणों पर असर डालता है। खराब मानसून से खेती पर बुरा असर पड़ता है, किसानों की सहायता के लिए राशि खर्च करनी पड़ती है, और सरकारी खजाने पर एक तरीके से वित्तीय बोझ पड़ता है। सरकार ऋण माफी कर देती है, या फिर यहाँ पर देखा है कई अलग तरीके के मुआवजे देती है, कई तरीके के सहायता राशि घोषित करती है, कई तरीके का अनुदान देती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसान मजबूत होगा तब सरकार को खर्च नहीं करना पड़ेगा अपनी तरफ। लेकिन अगर किसान कमजोर हो रहा है, फसल अच्छी नहीं हो रही, ऋण बढ़ रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं, या किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में किसानों पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, लोन ज्यादा हो गया तो लोन माफी कर देती है, और अन्य वित्तीय सहायता कार्यक्रम भी यहाँ पर योजनाएं भी चलाकर रखती है। उनको अलग तरीके किसान क्रेडिट कार्ड और वित्तीय राशि और इस तरह की कई सारी चीजें देती है। मानसून अच्छा रहता है, सरकार इस फंड पर दूसरी उपाय योजनाओं पे लगा सकती है, ठीक है। लेकिन मानसून खराब हो गया तो सरकार को यही सारा काम करना पड़ जाता है। अब इनके लिए हम दो चीजों को समझते हैं। मानसून का इंपैक्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों की एक स्थिति का आकलन करते हुए। देखिए आईएमडी के मुताबिक 2014 में साउथ वेस्ट मानसून में औसत 10% कम बारिश हुई, ठीक है। इस साल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सूखे में सबसे ज्यादा प्रभावित थे दोनों ही राज्य, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले तेलंगाना को देखिए। तेलंगाना इस स्थिति से निपटने के लिए इस साल तेलंगाना सरकार ने करीब 24,000 करोड़ के एग्रीकल्चर लोन यहां पर माफ कर दिए। 24,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि है। और इसी साल राज्य सरकार ने एजुकेशन के लिए 10,963 करोड़ रुपए बजट में तय किए थे। इसमें से मात्र 6,159 करोड़ ही यहाँ पर खर्च किए गए। बाकी यहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर के बजाय उन्होंने कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर को सेक्टर में उसे इन्वेस्ट किया, और जो कि यहाँ पर मानसून के कारण ऋण माफी इत्यादि चीजों को करने के कारण वो डूब जाती है। अब ऐसा ही आप दूसरी तरफ देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में। अब आंध्र प्रदेश में हम देखें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सूखे से निपटने के लिए किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की कर्ज यहां पर बांटे, और साल 2014-15 में आंध्र सरकार ने करीब 12,000 करोड़ रुपए स्कूल एजुकेशन पे यहां पे खर्च किए थे। भारत की करीब 50% से ज्यादा वर्कफोर्स कृषि से जुड़ी है। मानसून के बदलने से इसका प्रभाव देखा जाए तो चुनाव में भी देखने को मिलता है। लोग सरकारें आती हैं, चुनाव के दौरान कहती हैं हम कृषि ऋण माफ कर देंगे, तो एक तरीके से उस माफी के बाद उसे भरता कौन है? सरकार भरती है। सरकार भरती यानी कि आपका काम है इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर देश की ग्रोथ में काम लाना, कुछ ऐसी चीज से रिटर्न मिलता हो। लेकिन यहाँ पर कृषि ऋण माफ करने से कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, और इस तरीके से आपकी जो विकास है वो यहाँ पर आपको प्रभावित होता है। तो ये तो हमने देश की, राज्य की यहाँ पे स्थितियों पे नजर। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानसून किस तरीके से खेल करती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करती है वो भी देखिए। देखिए पीएम कई प्रधानमंत्री जो हैं वो भारतीय मूल के कारण यहाँ पे मानसून की एक स्थिति जो है प्रभावित करती है। मानसून यहाँ पर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जैसे कि अगर हम देखें फिजी, सेशल्स, मालदीव, मॉरिशस, गुआना, सूरीनाम, त्रिनाद एंड टोबैगो, नेपाल जैसे देशों में ज़्यादातर भारतीय हैं। और ये यहाँ पहुँचे कैसे?
तो इन क्षेत्रों में भारतीय, आज देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री, लेकिन ये भारतीय मूल के लोग यहां पहुंच कैसे गए? तो इसका भी कारण मानसून है। कैसे कि मानसून, इन देशों में मानसून की वजह से चाय और रबर की यहां पर देखा जाए तो अच्छी खेती होती है। ठीक है, 18वीं से 20वीं सदी तक ये देश भारत की तरह ब्रिटेन के कब्जे में थे और ऐसी स्थिति में वहां काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत हुआ करती थी। 1807 में ब्रिटेन ने अपने देश में गुलामी को खत्म कर दिया और उससे मजदूरों इन देशों को काम करने के लिए मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में वहां पे मजदूरी के लिए किसे ले जाया गया? भारतीयों को। तो इस तरीके से भारतीय जो है धीरे धीरे क्या हुए, एक देश से दूसरे देश यहाँ पे पहुंचने शुरू हुए। इसमें भी यहाँ पे ब्रिटेन का ही हाथ था मानसूनी हवाओं के कारण। तब अंग्रेजों की नजर भारतीय मजदूरों पर पड़ी। वे 5 से 7 लाख, बहुत बड़ी संख्या में 5 से 7 लाख भारतीयों के इन देशों में यहाँ पे काम करने के लिए ले गए। ये सभी एक एग्रीमेंट के तहत गए, जिसके चलते इन्हें गिरमिटिया मजदूर यहाँ पे कहा जाने लगा। 20वीं सदी के अंत तक इन देशों से अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, लेकिन गिरमिटिया मजदूर बनकर ये लोग यहीं पर बस गए और इस तरीके से यहाँ पर ये भारतीय मूल के लोग धीरे धीरे अपने आप के अलग अलग स्तर पे काम करने लगे, विकास किया, पॉलिटिकल पावर में आए और यहाँ पर अलग देशों में वर्तमान समय कई आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, मॉरिशस, गुयाना के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, सूरीनाम के राष्ट्रपति, त्रिनाद के राष्ट्रपति, समय भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ पर आप सब के सब आपको देख सकते हैं, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इन देशों में आपको शासन करते हुए मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें, कल्चरल डिप्लोमेसी में भी आपको मानसून का एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। कैसे? तो कल्चरल डिप्लोमेसी कारण यहाँ पर अगर हम देखें काम कैसे करता है, तो आर्ट और कल्चर जो है यानी कि सांस्कृतिक जो खूफियां हैं किसी देश की एक सॉफ्ट पावर पॉलिसी के तौर पे काम करती हुई दिखाई देती है और भारत इसका लगातार प्रयोग करता आया है। अब भारत के सॉफ्ट पावर में देखा जाए तो मानसून जो है वो भी एक अहम रोल अदा करता है। कैसे करता है? देखिए, कई त्योहार हैं जिसमें आता है, जैसे हरितालिका तीज है, रक्षाबंधन है, गणेश चतुर्थी है, जन्माष्टमी है, पुरी रथ यात्रा है, ओणम जैसे त्योहार हैं। ये सारे त्योहार कब मनाए जाते हैं? मानसून के सीजन में। मानसून के सीजन में सावन के महीने में ही हमारे यहाँ बारिश की कामना के लिए मल्हार राग गीत गाए जाते हैं। अकबर के 9 रत्नों में देखा जाए जो तानसेन थे, इसी राग को यहाँ पर बनाया करते थे। इस राग को उन्होंने बनाया था। सावन के समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कजरी झूला गाने का चलन है। असम में बिहू होता है, महाराष्ट्र में लावड़ी होता है, कर्नाटक के देखा जाए तो भावगीत इत्यादि आपको गाया जाता है। तो एक सांस्कृतिक विविधता जो है अलग अलग क्षेत्रों में मानसून के समय में जो त्योहार, गीत, झूला, सावन, इस तरह की चीजें जो है वो काफी यहाँ पे आपको प्रचलित देखने को मिलती हैं। एक और इम्पैक्ट आपको पर्यावरण पर मानसून का पड़ता हुआ दिखाई देता है। कैसे पड़ता है, कितना प्रभावित करता है एक अच्छा मानसून? तो मानसून जो है भारत को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने में भी मददगार है। मानसून की वजह से भारत का जो पश्चिमी घाट है वर्तमान समय में देखें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल हो चुका है। यह दुनिया के टॉप बायोडायवर्सिटी इलाकों में देखा जाए तो वर्तमान समय में 8वें नंबर पर आता है। और आता क्यों है वो भी समझिए। ये पूरा का पूरा एरिया जो पश्चिमी घाट के तौर पे हम देखते हैं, इस क्षेत्र में फैली सह्याद्री की पहाड़ियां ग्लोबल बायोडायवर्सिटी की हॉटस्पॉट हैं। इन पहाड़ियों में 400 से ज्यादा फ्लोरा, फौना और रेप्टाइल्स की प्रजातियां आपको पाई जाती हैं। साथ ही 325 पक्षियों, जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां यहां हैं। पूरी दुनिया में खत्म होने के कगार पर 299 पौधों की ऐसी प्रजातियां भी यहां पर हैं जो कि इस समय खतरे में है। साथ ही इस मानसून के दौरान पश्चिमी घाट के जंगलों में उड़ने वाले दुर्लभ मेढक आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये अपने हाथ के सहारे पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं और ये भी देखा जाए तो लुप्त होने के कगार पर, यानी कि ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर आपको एक तरीके से लुप्त होने के कगार पर है। तो आपने देखा कि मानसून भारत को किस तरीके से प्रभावित करता है। नंबर इकोनॉमी से यहाँ पे कंगाल बनाने से और वर्तमान समय फिर से एक बार हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मानसून का कितना असर है, इंपैक्ट मानसून पर कितना पड़ता है, इन्फ्लेशन पे कैसे पड़ता है, जीडीपी की ग्रोथ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पड़ता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से लेकर के आपको कल्चरल, आर्ट एंड साइंस और साथ ही साथ आपका मानसून, बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण, हर तरीके से इम्पैक्ट आपको मानसून करता हुआ दिखाई देता है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।